नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। वैसे इस मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई का असर देखने को मिला। दरअसल चंदोसी के वारिसनगर इलाके में रजाए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन ने अवैध निर्माण घोषित किया था, जिसके बाद मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी खुद मस्जिद को गिराने के लिए आगे आई। नगर निगम की जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कमेटी ने 1 दर्जन मजदूर लगाकर खुद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं संभल के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन के तहत 22 दुकानें, 2 मकान भी गिराए गए। हयात नगर इलाके में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ये दुकानें बनी थी, जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं रामपुर के पटवाई में भी हाईवे किनारे बनी 80 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सांसद नदवी ने कहा कि मस्जिद वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी। मस्जिद कमेटी को कानूनी नोटिस भी नहीं दिया गया और मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिस पर अब बवाल मचा है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यूपी के कई इलाकों में मस्जिद मदरसे जो अवैध हैं उन पर एक्शन हो रहा है, लेकिन विपक्षी सांसद जो सवाल उठा रहे हैं वो क्या है? देखिए, यूपी में केवल मस्जिद और मदरसों पर एक्शन हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर केवल मस्जिद और मदरसों पर चलाए जा रहे हैं? ये सवाल केवल उठ रहा है मस्जिद और मदरसों को लेकर, लेकिन जितने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है उसके बारे में कोई सवाल उठ रहा है? कोई सामने आ रहा है? कोई राजनीतिक पार्टी इस पर सवाल उठा रही है? नहीं उठा रही है। बुलडोजर चलाना, अवैध निर्माण को ध्वस्त करना और उसके लिए नोटिस का एक पीरियड होना, ये सरकार की अपनी बाध्यता है। सरकार कानूनी तरीके से काम कर रही है और कानूनी तरीके से ही काम किया जाता रहा है। अगर इन लोगों को लगता है कि कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया है तो फिर सरकार के किसी एक्टिविटी को चैलेंज करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है। पुलिस अगर जाति करती है तो न्यायपालिका को रखा गया है। ये बैलेंस डेमोक्रेसी का एक खूबसूरती है। बैलेंस इसलिए बनाया ही जाता है कि कोई भी संवैधानिक इकाई स्वच्छंद न हो जाए। ऐसा न लगे कि केवल वही जो कर दिया उसे फाइनल माना जा सकता है। चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ भी फैसले आ सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए संसद बैठी हुई है। संसद के अंदर उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है अगर वो ऐसे काम करते हैं जिसके कारण उनको हटाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये डेमोक्रेसी में हर को बैलेंस करने के लिए एक दूसरी संस्था बनाई गई है। ये सड़कों पर चीखने चिल्लाने का मतलब है कि आप कानूनी लड़ाई हार चुके हो और केवल ये प्रेशर बनाने, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो और रोने गाने की पॉलिटिक्स कर रहे हो। जिस तरीके से ये मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए गए, ऐसे ही मस्जिद के खिलाफ ये शिमला में भी नोटिस जारी किया गया था। पहले उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये मस्जिद तो वैध तरीके से बनाई गई है, बिल्कुल कानूनी है और हमारे पास इसके सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। जब ये मामला कोर्ट में गया, सुनवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि इसके नक्शा कहां से पारित करवाए। 1 मंजिल की मस्जिद बना रहे थे तो उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा मंजिल कैसे बन गई? लोगों ने मान लिया नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा मंजिल गलत है। नगर पालिका ने नोटिस भेजा, उसने खुद ही 2 मंजिल गिरा दिए। फिर 1 मंजिल मस्जिद की बात आई कि भाई इसका पेपर कहाँ है, ये जमीन आपकी है तो ये बताओ, दिखाओ कि कहाँ से ये जमीन आपकी आई, रजिस्ट्री किसके नाम से है, कोई कमेटी के नाम से है, कोई व्यक्ति के नाम से है या दान में दी गई है, वक्फ की गई है, कोई तो पेपर होगा। फिर इन लोगों ने पेपर के बदले बताया परंपरा कि देखिए ये मस्जिद है जो बहुत पहले से, आज़ादी के समय से, आज़ादी से ही पहले से एक छोटी सी मस्जिद थी। अब छोटी सी मस्जिद बनाने के लिए या छोटे से मजार बनाने के लिए या फिर मंदिर ही छोटे से बनाने के लिए कोई खरीद बिक्री की जरूरत नहीं होती। जहां भी सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन है, वहां पर जाकर कब्जा कर लिया गया और उसके बाद आपने उस छोटी सी जमीन के टुकड़े को बढ़ा बढ़ा के बड़ा कर दिया।
और आपने छोटी सी मस्जिद मजार के नाम पर उसको एक्सपेंड करते हुए बहुमंजिला बना दिया। अब सरकार जब कार्रवाई करने के लिए गई तो उसके बाद आप ये छोटी सी की बात नहीं रखी गई। अगर वही छोटी सी मस्जिद होती और वहां जाते ही नहीं कोई और वो सिर्फ एक आध दिन के लिए खोले जाते तो उस समय सरकार कार्रवाई करती तो लोगों की नज़रों में भी नहीं आता कि चलो ये छोटी सी एक मस्जिद थी जो सरकार की ज़मीन पर बनी हुई थी, अवैध तरीके से बनी हुई थी, इसको हटा दिया गया। उसी तरह मजार की बात है। ये जो दिल्ली का पूरा कनॉट प्लेस का इलाका है, कनॉट प्लेस के इलाके में कम से कम 3 ऐसी जगह पर है जहां पर सीधे फुटपाथ में बीच में एक मजार बनाया जा चुका है और वहां पर वो कौन सा ऑथराइज किया है उसे, एक सामने में बैठा हुआ रहता है झाड़ू लेके और आते जाते लोग उस पर पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन एमसीडी की औकात अभी तक नहीं है कि उस मजार को तोड़ सके। नाम भी नहीं लिखा कि किसकी मजार है, बस एक चादर डाल दिया गया है। तो ये जो जमीनों पर कब्जा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए और रोजगार के साधन बना लिए गए इस पर तो कार्रवाई होगी जी। और उत्तर प्रदेश में भी इसी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो हिंदुओं के अगर कुछ मंदिर तोड़े जाते हैं हाईवे के नाम पर तो उनको लगता है कि हमारी सरकार है, हमें इन सरकार पर भरोसा है, हमने इसे वोट दिया है और ये हमारे भले के लिए कर रहा है, डेवलपमेंट के कामों में इन चीज़ों के त्याग करना चाहिए। तो कोई विवाद नहीं होता, हंगामा नहीं होता। इन लोगों की समस्या ये है कि इनको अंदर से ये भरोसा है कि हमने तो इस सरकार को चुना नहीं है, ये हमारी सरकार ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हम जब वोट ही नहीं दिए हैं तो हमारे इनके ऊपर अधिकार क्या है। लेकिन इनको सोचना चाहिए हर व्यक्ति के लिए कि चुनाव से पहले वो किसी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट होता है और चुनाव के बाद उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको एक लीगल स्टेटस मिला होता है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले वो पार्टी का कैंडिडेट है, विधानसभा चुनाव जीत कर आए तो उस क्षेत्र का वो विधानसभा सदस्य यानी विधायक है। जो पैसे दिए जाएंगे एमपी एमएलए फंड्स के तहत, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उस फंड के तहत दिए जाएंगे तो ये उसे नहीं कहा जाएगा कि देखो जिसने वोट दिया उन्हीं क्षेत्रों में तुम उसका काम करो। ये सबके लिए काम करते हैं और इसलिए वोट के बाद जब वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उस समय उन लोगों को भी ये मानना चाहिए कि ये हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। जब आपको उस पर भरोसा होगा तो उसके कामों पर भरोसा होगा और जब काम पर भरोसा होगा तो आप ये मान कर चलेंगे कि ये काम हमारे भी भलाई के लिए की गई है। लेकिन जब भरोसा ही नहीं होगा तो हर काम का क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना करेंगे। यही उत्तर प्रदेश में स्थिति चल रही है। ऐसा नहीं है कि योगी की सरकार केवल मस्जिदों को तोड़ रही है, मज़ारों को तोड़ रही है या मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले 7 सालों में कम से कम 15-16 हजार कर्मचारियों को करप्शन के नाम पर सस्पेंड किया गया जी। वो सारे मुसलमान थे क्या? या फिर इतने सालों में जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई उसमें कई ऐसे माफिया हिंदू ही थे, विकास दुबे कोई मुसलमान नहीं था, जिसका इनकाउंटर हो गया, मारा गया, दहशत पैदा किए हुए था अपने क्षेत्र में। लेकिन उस पर सवाल नहीं उठा। बाद में सवाल उठा तो उसको भी जातीय रंग देने की कोशिश अखिलेश यादव ने किया। जैसे आज बोल रहे हैं इमरजेंसी की बात में कि भाई आज ये बिना मतलब अनकही इमरजेंसी घोषित किया गया है, शर्म आनी चाहिए। जिसके पिताजी जेल के अंदर रहे, जो राजनीति ही जिसकी शुरू हुई इमरजेंसी के दौर से, इनको लालू प्रसाद यादव के लिए, रामविलास पासवान की पार्टी के लिए, नीतीश कुमार, ये लोग भी अगर इमरजेंसी के बारे में ये बातें करें कि नहीं उस समय तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था हमें पता नहीं, आज हम उसी के गोद में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के गोद में बैठे हैं और राहुल गांधी ये संविधान की प्रतियां घुमाते हुए चले और इसीलिए इमरजेंसी के समय में भाग गया यहाँ से कि यहाँ के मीडिया में जो खबरें छपेगी, इमरजेंसी की वर्षगांठ मनाई जाएगी, 50 साल हो गया, तो अब तो सारे जगह पर वही खबरें छपेगी जो मेरी दादी की बुराई होगा, कांग्रेस की बुराई होगी, मेरे चाचा की बुराई होगी। तो ऐसे समय में मीडिया को ही बाइकाट कर दो, देखो ही नहीं कोई, कांग्रेस वाले आंख बंद कर ले।
ये स्थिति इन लोगों की है। तो पहले तो भरोसा दिखाना पड़ेगा, और भरोसा एक तरफा नहीं होती है। आपको भरोसा एक बार नहीं हुआ, 2017 में चुनाव में आपको भरोसा नहीं था कि चलो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए भी कुछ करेगी, आपने वोट नहीं दिया। 2022 के चुनाव में भी भरोसा नहीं हुआ। 7 यानी कि 5 साल तक काम करते हुए सबके लिए काम किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक समुदाय विशेष को नहीं दी गई, उसमें सबको दिया गया। ये सड़क बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसमें मजार मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, गलियों का चौड़ीकरण हो रहा है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो क्या उसमें इन लोगों की भूमिका नहीं है? ये अभी हैदर गैंग पकड़ा गया, हैदर ग्रुप, ये हैदर 25 करके चलाता था, और ये मुसलमानों का है। और इसमें जो इसका लीडर है वो 5वीं पास है और मोरल पुलिसिंग कर रहा था मुसलमानों के लिए ही। मुस्लिम लड़कियां कहीं दिख गई, पार्क में दिख गई, कहीं और दिख गई, बुर्का नहीं डाले हुए, टारगेट कर लिया, उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करता था। और उसके साथ जुड़े कौन? जुड़े हुए जो लोग पकड़ा गया है वो 3 मेडिकल स्टूडेंट है, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इतने पढ़े लिखे मुस्लिम जाहिल, जो कि 5वीं क्लास पास एक मौलाना के चक्कर में फंस के उसके विचारधारा से आगे बढ़ गया। अब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसमें जो शिकायतें जितनी गई थी वो सारी मुस्लिम लड़कियों ने शिकायत की कि देखिए मेरे फोटो, मेरा वीडियो बना लिया है और उसके बाद मेरे साथ बलात्कार करता है, मजबूर किया जा रहा है, उसके घर से वसूली की जा रही है। अब इन लोगों की गिरफ्तारी की गई तो पुलिस की इसके लिए सराहना नहीं होनी चाहिए? क्या मुस्लिम समुदाय में उससे परेशानी नहीं हो रही थी? तो तुम्हारे लिए कुछ करें तो भी तुम हमारे पक्ष में मत बात करो, ना करें तो दुश्मन बन ही जाओ। तो जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उसे सोचना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहता है। अगर नहीं चाहते हो तो फिर इसी तरह से झेलते रहो। तो योगी सरकार जो अभी काम कर रही है वो सबके खिलाफ कर रही है। अब जो उसमें गलत है उसको सोचना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा अगर माफिया मुसलमानों के बीच है तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी जी। अगर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण किए हुए हैं इन लोगों ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ के नाम पर अगर जमीनों पर कब्जा ज्यादा किए हुए हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दूसरे ने भी किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये जितने अभी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसमें धर्म का मतलब नहीं है। लेकिन ये चूंकि चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरे इतने तोड़े गए, तो इसलिए इन लोगों को ही टारगेट ज्यादा किया जाता है। परेशान हो तो और परेशान हो लो। तो अभी जो एक्शन चल रहा है बुलडोजर का, अभी ये पूरे 70 जिलों में नहीं चला है, अभी कुछ और बाकी है। बॉर्डर के इलाके से मदरसे टूटने शुरू हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मज़ारों के अलग अलग जगह पर अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। और अभी अवध प्रदेश पूर्वांचल वाले इलाकों में कुछ और नई तकनीक लाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ क्या है, कैसे किया जा सकता है, ये पूरा नेटवर्क कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव की परेशानी इसी बात को लेकर है कि बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अघोषित आपातकाल है, यहाँ बड़े एक विशेष समुदाय, एक विशेष जाति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये अखिलेश यादव कुछ समय के बाद समझ लेंगे कि कार्रवाई जो हो रही थी उससे कितने लोग नाराज थे और कितने लोग खुश थे। ये तो चुनाव में वोटिंग के समय पता चलेगा। जो जीता उसके समर्थन में, कार्रवाई करने वाले के समर्थन में ज्यादा लोग थे, जो हारा उसके समर्थन में वही लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल से लेकर रामपुर में प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में रजाए मुस्तफा मस्जिद को भी हटाने की कार्रवाई की है। और इसी दौरान प्रशासन ने बुलडोजर के साथ साथ हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल कर इसे ध्वस्त किया। वहीं रामपुर में भी अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, लेकिन विपक्ष इस पर सियासी बवाल काट रहा है। लेकिन योगी का साफ कहना है कि अब यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन रुकने वाला नहीं है, जिससे कट्टरपंथियों को भी अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।